हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम 27 तारीख को लगा हुआ है, 27 अगस्त को, और इसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से आप कर रहे हैं। और हमारे तरफ से भी जितना पॉसिबल हो सकता है, आपकी जो बेस्ट तैयारी में क्या चीज़ सहायक बन सकता है, तो कुछ प्रैक्टिस सेट, कुछ मैराथन वीडियो हमारे तरफ से करवाए जा रहे हैं लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड रिसोर्स के बल पे। तो जैसा कि मैंने इससे पहले आपको यूपी स्पेशल स्टैटिक जीके का एक पोर्शन करवाया, 4-5 सेट करवाएं, और आपको एक मैराथन वीडियो भी पार्ट 1 दे चुका हूँ। मतलब करीब 200 क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस में आपकी करवा चुका हूँ। 100 क्वेश्चन उसमें भी एक पार्ट 2 आएगा, वो प्रैक्टिस आपकी और हो जाएगी। ठीक है। साथ ही साथ देखिए, अब एग्ज़ाम में तो सारी चीज़ें आनी हैं, केवल यूपी स्टैटिक जीके से काम चलेगा नहीं, और एक इम्पॉर्टेंट रोल हिंदी का बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है ना। तो यूपी की कोई भी एग्ज़ाम होती है, अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है राज्य विशेष की, तो हिंदी का एक बहुत विशेष रोल हो जाता है। तो इस वजह से हम लोगों ने आज से ये हिंदी की सीरीज स्टार्ट की है, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। डेली हम एक प्रैक्टिस सेट हिंदी की लगाएंगे और एक टॉपिक डेली क्लियर करेंगे। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक है वर्णमाला। तो आज हम वर्णमाला पूरी जो है क्लियर कर लेंगे, और अगर आप कहेंगे तो एक प्रैक्टिस सेट वर्णमाला की और लेकर के ले आएंगे, कल करवा लेंगे, वो आपके ऊपर है। बाकी आप निश्चिंत रहिए, आज वर्णमाला पूरी आपको रट जाएगी। ठीक है। पूरी वर्णमाला आपकी केवल प्रैक्टिस भी करेंगे और रिवाइज भी करवाऊंगा, मैं दोनों साथ साथ करवाऊंगा इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भाषा की सार्थक इकाई। अब देखिए, एक शब्द मैंने छोड़ दिया, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, शब्द, वर्ण, अर्थ, मात्रा। इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन देखिए, आज के सेट में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कोई भी सवाल जब मैं आपको करवाता हूं तो मेरा जोर इस बात पे होता है कि सबसे पहले आप प्रश्न को भली भांति समझ जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बात को अच्छे से समझ जाइए। अगर इसमें एक शब्द हम हटा देते, सार्थक शब्द, और क्वेश्चन कुछ ऐसा कर देते कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, तो भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वो ध्वनि होती है, या उसी ध्वनि को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक का मतलब क्या हुआ, सार्थक का मतलब हुआ जिसका कोई मतलब निकले। जैसे अगर हम बोले क, ख, तो ये क्या है, ध्वनि है, वर्ण है, लेकिन इसका कोई अर्थ जो है आपको विशेष नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। तो जब इसका अर्थ आपको नहीं दिख रहा है तो लघुत्तम इकाई वर्ण नहीं होगा। वर्णों के मिलने से बनता है शब्द। जैसे अ, बड़ा आ और म बन जाए तो बन जाता है आम। तो आम क्या हो गया, एक शब्द हो गया, और आम से आपको एक सार्थक मतलब समझ में आ रहा है। आम मतलब किसी फल विशेष की बात हो रही है। तो इस वजह से जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होगा, वो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर होगा वो होगा शब्द। क्या होगा, शब्द। वर्ण मत लगाइएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा है, सार्थक लघुत्तम इकाई पूछेगा तो शब्द करना है। अगर ऐसा पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तब वर्ण लगाना है। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे ना, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है। मात्रा क्या है, मात्रा आपको पता ही है, जो वर्ण है, जो स्वर है, उनकी क्या होती है, मात्रा है। तो स्वरों की मात्रा होती है। जैसे बड़ा आ लिखना होता है तो आ में क्या करते हैं, सीधा डंडा खींचते हैं ना वर्टिकल, तो वो उसकी मात्रा हो जाती है। ठीक है। तो ये मात्रा हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप ये बताइए कि स्वर क्या होते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे सर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, यानी जिनके उच्चारण के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना हो, उन्हें स्वर कहते हैं। बिल्कुल सही। स्वरों की संख्या अगर मैं आपसे पूछूं कितनी है,
तो जो स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 11। टोटल कितनी संख्या है? 11। कौन कौन से स्वर होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 11 स्वर होते हैं, ठीक है ना। अब इन 11 स्वरों को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, दो भागों में बांट दिया। एक को हमने बोला ह्रस्व स्वर, जिसे लघु स्वर बोलते हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, ये 4 होते हैं। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, जो 7 होते हैं। तो इस 11 को हमने दो पार्ट में तोड़ा, 4 और 7 में, ठीक है। अब ये जो 4 ह्रस्व स्वर हैं ये कौन कौन से हैं? ये है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, मतलब जिसको बोलने में कम प्रयास की आवश्यकता हो। ये एक मात्रा में एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक मात्रा लगती है। वहीं पे जो दीर्घ स्वर होते हैं वो दो मात्रिक स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कह लीजिए, दो मात्रिक स्वर कह लीजिए, गुरु स्वर कह लीजिए। ये कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 होते हैं, ठीक है ना। यहीं पे एक और मैं आपको बता दूं, एक प्लुत स्वर भी होता है, जो कि हिंदी में तो नहीं होता है, संस्कृत में होता है, जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है। 3 त्रिमात्रिक उसको स्वर बोलते हैं, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में होता है। तो ये दो में हमने तोड़ लिया, 4 + 7। अब जो दीर्घ स्वर है इसको भी हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। ये 7 है ना, तो इस 7 को हम तोड़ सकते हैं 3 + 4 में। कैसे? एक हो जाएगा मूल दीर्घ स्वर्ग और एक हो जाएगा संयुक्त दीर्घ स्वर्ग। मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं? मूल दीर्घ स्वर्ग में देखिए 3 है, आ है, ई है, ऊ है। और संयुक्त दीर्घ स्वर में कितने हैं? 4 हैं, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है ना। मूल दीर्घ में कितने हैं? 3 हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और संयुक्त में कितने हैं? ए है, ऐ है, ओ है और औ है। तो यहां से अगर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना हो तब तो आप दे लेंगे। कौन सा मूल दीर्घ नहीं है? तो 3 है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो ए है, बी है, डी है, सी वाला इसमें नहीं है। तो आंसर आपको पता चल गया कि सी वाला नहीं होगा। लेकिन मूल दीर्घ स्वर्ग के बारे में अगर हम और डिटेल में जाएं तो मूल दीर्घ स्वर्ग को सजातीय स्वर भी कहते हैं, सजातीय संधि स्वर। इसी तरीके से जो संयुक्त दीर्घ स्वर है इन्हें विजातीय संधि स्वर कहते हैं। एक एक पॉइंट आप नोट करना चाहें तो नोट भी करते जाइएगा, बस समझते जाइए, रिवाइज करते जाइए। मूल दीर्घ स्वरों को सजातीय संधि स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो सेम वर्णों से मिलकर बनते हैं। अब जैसे बड़ा आ है तो ये आ और आ से मिलकर बनता है, बड़ी ई है तो छोटी ई और छोटी ई से मिलता है, बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलके बनता है। यानी सजाती एक ही जाति के, तो एक ही जाति की यानी एक ही प्रकार के वर्णों से मिलकर बनने की वजह से इन्हें सजातीय संधि स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इतनी जितनी बात मैंने आपको बताई है ये आपको क्लियर हो गया है या नहीं, ये मुझे बताइए आप, ठीक है। वर्णमाला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जूनियर असिस्टेंट के लिए। कई क्वेश्चन पिछले दफ़ा पूछे गए थे जो एग्जाम हुआ था और पूछे जाएंगे इस बार भी। तो उस जूनियर असिस्टेंट में वर्णमाला एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करते हुए चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है, देखिए हिंदी वर्णमाला है क्या? जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर हैं, व्यंजन है, सारी चीज़ें आती हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। तो अब आपको बताना है कि इस वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो अगर हम बात करें तो इस वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है 52। कितनी होती है दोस्तों? 52, 52 होती है। अब इस 52 का 52 का ब्रेकडाउन देख लीजिए कैसे होती है, इसमें क्या क्या शामिल है। इसमें देखिए सबसे पहले तो 11 मूल स्वर हैं, जो मैंने अभी स्वर आपको बताया, स्वर्गों की संख्या 11 होती है ना, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 11 स्वर होते हैं आपके। 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं। 2 कौन से होते हैं? अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह कौन होते हैं अभी आगे बताएंगे। बाकी आपको अगर जानना है तो अनुस्वार और विसर्ग 2 होते हैं एक अयोगवाह, जो कि न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं।
व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 39 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 39 होती है। तो अगर जोड़ लीजिए 11 और 2 13 हो गया, और 13 और 19 सॉरी 13 इधर और ये 39 व्यंजन जोड़ लीजिए 52 हो जाएगा। व्यंजनों को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि ये जो 39 व्यंजन हैं ये कैसे हैं। तो अगर इनको ब्रेक डाउन करेंगे तो इसमें स्पर्श व्यंजन आते हैं 25, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। उसके बाद आते हैं अंतस्थ, 4 होते हैं, य र ल व, ये अंतस्थ होते हैं 4। उसके बाद आता है ऊष्म, श श श ह, 3 प्रकार के श, ठीक है, स से सलजम, स से षटकोण और श से शरौता और ह से हल, ये 4 ऊष्म हो गए। और इसके बाद आ जाता है उच्छिप्त, 2 उज्जिप्त हो जाता है, ड़ और ढ, एक सड़क में जो ड़ आता है वो ड़ और ढ, ठीक है ना, उच्छिप्त 2 हो जाते हैं। और संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं 4, छत्रज्ञ पढ़ा होगा आपने ना, छत्रज्ञ और श्र, श्र से श्रमिक वाला श्र और छत्रज्ञ, ठीक है ना, छ से छत्री, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, तो ये 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। तो इसको भी जोड़ लीजिए, 25 4 29, 29 4 33, 33 2 35, 35 4 39, तो 39 ये हो गया। तो ओवरऑल हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों? वो है 52। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चीज़ें नहीं आ रहा होगा तो रिवाइज करते चलिए, बार बार हम रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएगा। और हो सके तो थोड़ा नोट कर लीजिएगा, करना होगा तो। आगे बढ़ते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? देखिए, जो स्वरों का वर्गीकरण है वो कई आधार पे होता है। मुख खुलने के आधार पे होता है, जीभ के आधार पे होता है, उच्चारण के आधार पे होता है। तो अगर जीभ खुलने के आधार पे, जीभ के भाग के आधार पे करें तो जीभ का 3 भाग होता है। एक होता है अग्र भाग, एक होता है मध्य भाग और एक होता है पश्च भाग। तो जीभ के आधार पर ABC यानी अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर हो जाएगा। जो विपरीत स्वर की बात हो रही है ये जो है जीभ खुलने के आधार पे नहीं, सॉरी जीभ के भाग के आधार पे नहीं होता, ये मुख खुलने के आधार पे होता है। किसके आधार पे होता है? ये मुख खुलने के आधार पे होता है, जिसमें विपरीत स्वर होता है, संवृत होता है, अर्ध संवृत होता है, अर्ध विपरीत होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर जीभ के भाग के आधार पर ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, तो उन 11 स्वरों में कौन किस में जाएगा ये भी देख लेते हैं। आइए, तो देखिए अग्र स्वर, अग्र स्वर का मतलब जो जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाता है। जैसे बोलिए ई, ई बोल रहे हैं, ई, ये जीभ का आगे वाला भाग एक्टिव हो रहा है। ए, री, और जब आप बोलते हैं अ से अनार, तो इसमें आ जाता है मध्य भाग। तो अग्र भाग में 5 होते हैं, छोटा ई, बड़ा ई, री, ए, और मध्य भाग में केवल 1 होता है, छोटा अ। पश्च में बोलिए आम, आम, ऊन, उल्लू, औरत, तो ये 5 इसमें भी आ जाते हैं। बड़ा, छोटा ऊ, छोटा बड़ा ऊ, ओ, औ, तो ये 5 पश्च स्वर में हो जाएंगे। ठीक है, तो एक याद कर लीजिए आप, मध्य वाला सिंगल है, जल्दी याद हो जाएगा। मध्य स्वर में कौन सा आएगा? छोटा आ जाएगा। और अग्र स्वर वाला याद कर लीजिए, छोटा ई, बड़ा ई, री, ए, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है ना। और पश्च स्वर में बड़ा आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ और औ। कितना सिंपल है, 2-3 बार पढ़ेंगे ना आपको खुद याद हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, 100% बनेंगे। अग्रभाग में जीभ के आधार पर ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन कि जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। मध्य स्वर में कौन सा स्वर आएगा? तो आ आएगा। पश्च स्वर में इनमें से कौन सा नहीं होगा? 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए कौन सा नहीं होगा? तो याद तो देखिए आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? देखिए अब आ गया समृद्ध विपरीत। अभी मैंने आपको बताया था ना, मुख खुलने के आधार पर, तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। समृद्ध का मतलब कि जिसमें बहुत कम मुख खुलता है, ई, ऊ, री। इसमें देखिए अगर आप बोलिए तो मुख बहुत थोड़ा सा खुलता है। अर्ध समृद्ध, ए, ओ,
थोड़े से थोड़ा सा अधिक, थोड़े से थोड़ा सा, ए ओ और कम। विपरीत, विपरीत में देखिए आ, विपरीत में क्या हो गया, पूरा खुलता है कि नहीं बड़ा सा मुंह, आ। अर्ध विपरीत में आधा से थोड़ा कम, मतलब पूरे से थोड़ा सा कम, अ ए औ। तो विपरीत में पूरा खुल जाएगा, अर्ध विपरीत में पूरे से थोड़ा सा कम खुलेगा। तो अब देखिए कि समृत में कौन कौन है। समृत में है छोटा ई है, बड़ा ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है, री है। तो इसमें से कौन सा आएगा, ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी, छोटा ई। बाकी जो ऑप्शन ए है बड़ा आ किस में जाएगा, विपरीत में जाएगा। औ किस में जाएगा, अर्ध विपरीत में जाएगा। ए किस में जाएगा, ए भी अर्ध विपरीत में जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे, आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 5 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से अर्ध विपरीत स्वर है। अभी देखिए पीछे ही मैंने आपको पढ़ाया है, समृत, विपरीत, अर्ध विपरीत सारी चीजें बताई हैं। तो बताइए अर्ध विपरीत कौन है इसमें से, जल्दी बताइए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। अर्ध विपरीत में देखिए कौन कौन से है, अ है, ए है और औ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अर्ध विपरीत कौन सा है, ऐ, ऐसे, ऐनक। 7वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। अभी मैंने जब पीछे ब्रेकडाउन पढ़ाया था तो मैंने स्वरों को विभाजित किया था। पहले 11 थे, 11 को किस में तोड़ा गया था, 4 और 7 में तोड़ा गया था। फिर 7 वाले जो दीर्घ स्वर थे उनको किस में तोड़ा गया था, 3 और 4 में तोड़ा गया था। तो 3 मूल स्वर हो गए थे और 4 जो है संयुक्त स्वर हो गए थे। तो उन 4 संयुक्त स्वरों में कौन कौन था, याद करिए। ए था, ऐ था, ओ था और औ था, लेकिन उसमें बड़ा ऊ नहीं था। बड़ा ऊ क्या है, बड़ा यू मूल गद्य स्वर है। ठीक है, आप याद कर लीजिए, मैंने यही चारों तो बताया था ना संयुक्त स्वर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ किस में चला जाएगा, बड़ा ऊ चला जाएगा मूल दीर्घ स्वर्ग में। ठीक है ना, मूल दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर 4 होते हैं, याद कर लीजिए। ए, ऐ, ओ, औ। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिकता है। अभी जो वीडियो का री एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ये मतलब सेम क्वेश्चन नहीं था, अनुनासिकता से ही पूछा गया था। तो अनुनासिकता दरअसल है क्या, अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु। अगर कुछ नहीं याद है तो ऐसे याद कर लीजिए, बाकी परिभाषा में लिख दिया हूँ, समझ लीजिए। अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु, यानी जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। तो पूछ ले अनुनासिक, तो देखिए चंद्र बिंदु दिख गया, अनुनासिक है। चंद्र बिंदु दिखा, अनुनासिक है। चंद्र बिंदु नहीं है, केवल बिंदु है, तो फिर अनुस्वार है। ठीक है ना, फिर वो अनुनासिक में नहीं रह जाएगा। अनुनासिक का मतलब क्या, चंद्र बिंदु। जैसे देखिए पंखुड़ी, लहंगा, धसना। ठीक है ना, पंखुड़ी में हालांकि बिंदी लग गया, वहां पे चंद्र बिंदी होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु किस में है, कदम में है, कंगन में है, कटीला में है, कंठाग्र में है। तो ये है कटीला में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कटीला। ये क्या हो जाएगा, अनुनासिक। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। मैंने आपको बताया था कई आधार पर बांटा गया है वर्णों को। किस किस आधार पर पढ़ चुके हम, जीभ के आधार पर पढ़ चुके, स्वरों को कैसे बांटा गया था, मुख खुलने के आधार पर स्वरों को कैसे बांटा गया था। अब हम देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर कैसे बांटा गया। तो देखिए उच्चारण के आधार पर अगर बात करें तो कंठ और तालु दो लोग मिले हुए हैं ना, कंठ और तालु। तो कौन मिलेगा, मिलेगा वो जो संयुक्त होगा। तो संयुक्त इसमें कौन है, संयुक्त है इसमें ओ और ए, सी और डी वाला ऑप्शन। तो सी और डी में से एक होगा, या तो ओ हो या तो ऐ हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन सही होगा डी वाला, ऐ वाला। ठीक है, ऐसा क्यों, देखिए ऐ को तोड़िए। ठीक है, तो ऐ कैसे बनता है, आपको ऐ बनाने के लिए चाहिए छोटा अ और चाहिए आपको ई। तो जो अ चाहिए, अ बोला जाता है कंठ से और ई बोला जाता है तालु से। तो इस वजह से ऐ जो है यानी ऑप्शन डी जो है वो कंठ तालु से बोला जाएगा।
अब अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक टेबल दे देता हूँ, ये टेबल आप याद कर लीजिए। विकिपीडिया पे मैं देख रहा था, किसी कोचिंग वाले ने डाला था अच्छा बना के, मैंने कहा चलिए ठीक है, अपने बच्चों को भी दिखा देते हैं। हालांकि मैं भी बना लेता, कोई मेहनत की बात नहीं है, लेकिन जब मिल गया तो मैंने इसको लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर आप एक बार इस टेबल को रिपीट कर लीजिए, मैं एक बार और रिपीट करा दूंगा बीच में। ये टेबल आप बना लीजिए, अपने सामने लगा लीजिए, रोज सुबह उठिए 2 मिनट टेबल देख लीजिए, आपको रट जाएगा। कंठ, कंठ से देखिए क्या क्या बोला जाता है। स्वर में क्या है, छोटा आ और बड़ा आ। व्यंजन में क वर्ग, क ख ग घ अंगा। उसके अलावा जो उष्म है ह, और इसके अलावा विसर्ग अह। तो कंठ में देख लिए अ आ क ख ग घ अंगा ह और अह, ठीक है। तालु से क्या बोला जाता है, छोटा ई और बड़ा ई। उसके बाद च वर्ग आ गए व्यंजन में, च छ ज झ इया। अंतस्थ यानी य का भी उच्चारण स्थान तालु है, ये याद कर लीजिए, यही सब पूछेगा ज़्यादातर फंसाने के लिए। उसके अलावा ऊष्म में जो श आता है, श कौन वाला, सलजम वाला, उसका भी स्थान क्या है, तालु है। फिर देखिए री से ऋषि, एक री छोटा वाला एक री बड़ा वाला, दोनों री कहाँ से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। इसके अलावा ट वर्ग, ट ठ ड ढ ळ। अंतस्थ र, ऊष्म खटकोड़ वाला स। दंत री ली। उसके अलावा त थ द ध न, ल भी बोला जाता है दंत से। ली में ल और र जुड़ गया तो ली हो गया, ठीक है। मुझसे बोला नहीं जा रहा है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उसमें क्या हो गया, स हो गया, सरौता वाला श, ये भी दंत से बोला जाता है। ओष्ठ में देखिए कौन कौन से है, ऊ, बोलिए आप, बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए। ऊ बोलेंगे तो होंठ आपस में मिलेंगे। प फ ब भ म, इसमें जब भी आप करेंगे प होंठ लड़ रहा है, फ ब भ म होंठ आपस में हरकत कर रहे हैं तो होंठ से हो गया। नासिक, नासिक से जो पंचमाक्षर होते हैं देख लीजिए, अंगा, अंग, इया, अड़, न, म, ये नासिक के नाक से बोले जाते हैं। कंठ तालु ए और ऐ, कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ। अब देखिए ओ और जो औ है, तो ओ और औ बनाना है तो आपको क्या चाहिए, अ चाहिए आपको, ठीक है, आ और आ चाहिए। जब आ में आप ऊ जोड़ देंगे तो ओ और औ बनता है, तो ऊ ओष्ठ से बोला जाता है, आ कंठ से बोला जाता है, इसलिए कंठोष्ठ हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा दंतोष्ठ यानी दंत और ओष्ठ, व बोल के देखिए, दांत और ओष्ठ दोनों हरकत करेगा। व के लिए याद कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आया है। देखिए सारे पूछा है, यह भी पूछा है, सा भी पूछा है, र ल व सब पूछा है। तो वह अगर आ गया तो क्या बताना है आपको, दंतोष्ठ बताना है, ठीक है ना। तो ये टेबल आप बना लीजिए और इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले देख के जरूर जाइएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, अभी क्या था कि जिनकी ध्वनि मुख और नाक दोनों से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। तो ठीक इसका उल्टा हो गया कि जिनकी ध्वनि केवल मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। समृद्ध वगैरह बता ही दिया है। फिर से देखिए कंठ ध्वनियाँ बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। कंठ ध्वनियाँ में कौन कौन था, क वर्ग, क ख, क वर्ग कंठ ध्वनि। अच्छा इसको एक शॉर्टकट मेथड में बता देता हूँ, आप याद कर लीजिए। केटीएम 2, केटीएम 2, KTM 2 ऐसे कर लीजिए। और इधर याद कर लीजिए कचट तप यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। के से कंठ, कंठ में देखिए जितने क वर्ग हैं, क ख ग घ अंगा, ये कंठ में चले जाएंगे। फिर उसके बाद केटीएम, टी दूसरे नंबर पर, टी से तालु, च वर्ग, च छ ज झ इया, तालु हो गया। म से मूर्धा, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ळ, ये मूर्धा हो गया। डी से दंत, त वर्ग, त थ द ध न, ये दंत हो गया। और ओ से हो गया ओष्ठ, प वर्ग, प फ ब भ म। तो ये जो व्यंजन है, तो ये व्यंजन आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, बस यही याद आप कर लीजिए। केटीएम 2, KTM और DO, ठीक है ना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और उसके अलावा इधर वाला सीरियल आपको याद ही होना चाहिए, कचट तप, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, याद हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक तभी काम करेगी जब वो जो टेबल मैंने आपको बताया है वो टेबल आप याद रखेंगे तभी।
अभी मैं रिवाइज कराता हूँ दोबारा टेबल। निम्नलिखित में कंठ वर्ण है, बताइए, फिर से कंठ वर्ण आ गया। अब इसमें देखिए कंठ वर्ण अगर क वर्ग च वर्ग करके पूछता तो आप आसानी से बता देते हैं, लेकिन इसमें क्या दिया है, इसमें स्वर दे दिया है ई। अगर आपको याद हो ऑप्शन ए में देखिए, जैसे ही आपने ई देखा, ई मैंने क्या बताया है, तालु, तो ए ऑप्शन कट गया। सी में देखिए क्या है, सी में देखिए री है, र है, श है, ये होगा या बी वाला होगा या डी वाला होगा, याद करिए। अगर डी में देखिए तो श के लिए क्या बताया है, जो बीच में श आया है वो क्या बताया था आपको, दंत बताया था, तो वो हो नहीं सकता, ठीक है ना। याद करिए कंठ वर्ण में आपको क्या क्या बताया है, मैंने कंठ वर्ण में बताया है आपको छोटा आ हो, बड़ा आ हो, विसर्ग हो, आहा यानी विसर्ग हो, क ख ग घ अंगा, उसके अलावा ह। तो देखिए इसमें तीनों कहाँ मिल रहे हैं, बी ऑप्शन में मिल रहे हैं। बड़ा आ कंठ से बोला जाता है, हा ये भी कंठ से बोला जाता है, और विसर्ग ये भी कंठ से बोला जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बड़ा आ, ह और विसर्ग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। अब देखिए आपके पास 4 विकल्प हैं, आपको बताना है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प इसमें सही है। च वर्ग, याद करिए केटीएम 2, के टी, टी, च दूसरे नंबर पे आता है, टी यानी तालु, लेकिन इसमें तो कंठ लिखा है, ये सही होगा, कभी नहीं सही होगा। श, दोनों श का मैंने आपको आप लोग बताया है, जो खटकोड़ वाला स है ये तालव्य है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत जवाब। और जो सीटी वाली स है वो क्या मूर्धन्य है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, उल्टा कर दिया है, वो उसमें तालव्य होना चाहिए, इसमें मूर्धन्य, तो इसमें उल्टा कर दिया है। लेकिन जो सरौता वाला स है ये बिल्कुल सही है, ये कहाँ से बोला जाता है, ये दंत से ही बोला जाता है, ठीक है ना। श से सपेरा, तो ये बोला जाता है दंत से, बोल के देखिए। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए टेबल, देखिए देख लीजिए, जो उष्म में देखिए श, जो सरौता वाला स है वो कहाँ पे है, चौथे नंबर पे दिख रहा होगा आपको, दंत से बोला जाता है, दिख रहा है नहीं, ये देखिए श ये है और ये है दंत। जो खटकोड़ वाला स है वो कहाँ से बोला जाता है, मूर्धन्य में, मूर्धा से, वहाँ पे दिया था तालव्य। और सीटी वाला जो श है सलजम वाला, ये तालु से बोला जाता है, वहाँ पे दिया था मूर्धा में, ठीक है ना। कंठ में अ आ क ख ग गंगा ह और अह विसर्ग, ठीक है ना, याद रहेगा, याद रहना चाहिए, एग्जाम क्रैक करना है तो याद करना पड़ेगा। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताया कितने होते हैं, 4 होते हैं, कौन कौन से, य, र, ल, व, य, र, ल, व। कौन सा नहीं है, व है, र है, ल है, लेकिन ब नहीं है, तो ब वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, अर्ध स्वर में 2 लोग आते हैं, कौन कौन, य और व, याद कर लीजिए, य और व अर्ध स्वर कहलाते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओष्ठ वर्ण बताइए, अभी मैंने रिपीट कराया आपको टेबल, जो कि होंठ से बोला जाता है, अ नहीं कंठ से, आ कंठ से, ई नहीं ये तालु से, ऊ ऊ ऊ करिए, देखिए होंठ आपस में चिपक रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देख भी लीजिए एक बार ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, ऊ प फ ब भ म, दोनों ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, साथ में प वर्ग जो है वो होष्ठ से बोला जाता है, तो ऊ इसका सही आंसर हो जाएगा। उसे उल्लू। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन बताया है आपको 4 होते हैं, ऐसे मतलब जिसमें बोलने में गर्मी निकलती है। बोल के देखिए, अपने मुंह के पास हाथ ले आइए और ये बोल के देखिए, श श श। जब श बोलेंगे आप देखिए हवा निकलेगी ना, गर्म हवा, तो जो गर्म हवा निकल रही है उष्मा निकल रही है, क्या निकल रही है, उष्मा, तो उष्मा निकलने की वजह से इसे ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। या हा बोल के देखिए, हा हा, गर्मी निकल रही है ना, तो ये जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, ठीक है, तीनों स और हा। आगे देख लीजिए, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं।
चार कौन कौन से होते हैं? छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। ये चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि यह क्या है? यह अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व बताया ना आपको चार कौन से व्यंजन है? य र ल व। यह संयुक्त व्यंजन, नो सॉरी, संयुक्त व्यंजन नहीं है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्लियर है? बढ़िए आगे। स्र किन दो वर्णों को संयुक्त करने से बनता है? स्र, स्र से श्रमिक। तो स से श्रमिक बनाना है, तो स से श्रमिक किससे किससे बनेगा? ये आपको लेना पड़ेगा सलजम वाला श और र, इनमें जोड़ देंगे आप श और र में, तो बन जाएगा श्र, श्र से श्रमिक। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अब देखिए यहाँ सबसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक ट्रिक ले लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। आखिर जिनको आ रहा है तो वो सॉल्व करिए, आप मत बताइए कमेंट में। अच्छा देखिए, अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब ऐसा व्यंजन जिसको बोलने में कम शक्ति लगे, ठीक है ना, कम शक्ति लगे। तो इसका एक फार्मूला याद कर लीजिए, 135। 135 का मतलब कि जो व्यंजन है उनका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे आप बोलते हैं क, ख, ग, घ, अंगा, तो क पहला वर्ण हो गया, ख दूसरा वर्ण हो गया, ग तीसरा वर्ण हो गया, घ चौथा वर्ण हो गया, अंगा पांचवा वर्ण हो गया। तो किसी जो वर्णमाला है, जो आपका व्यंजन है, उसका पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये अल्प प्राण होता है। जैसे क कम समय लगा, ख ज़्यादा समय लगा, ग कम समय लगा, घ ज़्यादा समय लगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो अंतस्थ हैं चार, वो भी अल्प प्राण होते हैं, य र ल व। अनुस्वार, अनुस्वार भी अल्प प्राण होता है। और जो स्वर हैं आपके, तो जो पूरे 11 के 11 स्वर हैं, वो सारे स्वर क्या होते हैं? वो सारे सर्व अल्प प्राण होते हैं। तो इस हिसाब से देखिए, टोटल अल्प प्राण जो है, अगर वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कभी पूछ ले कि टोटल अल्प प्राण वर्णों की संख्या बताइए, तो 31 होती है। अब देखिए 1, 3, 5, 5 5 होते हैं सभी में, तो पहले वर्ग से 5 5 3 15, तो इसमें मिल गया। 4 उधर हो गया 19, 1 इधर हो गया 20 और 11 उधर हो गया 31, ठीक है ना। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होगा? इसमें व्यंजन दिया है, तो व्यंजन में पहला, तीसरा और पांचवा, इनमें से ही होना चाहिए। ख, ख नहीं होगा क्योंकि ख दूसरा है। घ, घ नहीं होगा, घ चौथा है। ठ, ठ भी नहीं होगा क्योंकि दूसरा है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ग, क्योंकि ग कौन सा है? ग है तीसरा अक्षर, तृतीय अक्षर है, ठीक है ना। महाप्राण वर्णों वाला समूह, मतलब हमें बताना है कि सभी महाप्राण वाला समूह कौन सा है। जैसे ए ऑप्शन है, तो ए में 3 वर्ण है, तो सभी को चेक करना पड़ेगा। तो पहले ये जान लीजिए कि महाप्राण होते कौन कौन हैं। अल्प प्राण का ठीक उल्टा हो जाएगा महाप्राण। अल्प प्राण में 1, 3, 5 था, पहला, तीसरा और पांचवा, तो महाप्राण में दूसरा और चौथा हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा और चौथा महाप्राण हो जाएगा। इसके अलावा तीनों जो श हैं और ह, यानी ऊष्म व्यंजन जो हैं 4, वो महाप्राण हो जाएंगे। इसके अलावा जो विसर्ग है, क्या है? विसर्ग है, विसर्ग भी क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। तो इस हिसाब से कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। तो अब आप देखिए, अगर हम देखें ऑप्शन में ख, ख दूसरे पे है, हाँ ये महाप्राण है, सही है। छ, च, छ ये भी दूसरे पे, ये भी महाप्राण है, सही है। ठ, ट, ठ ये ठ, ये भी महाप्राण है। तो पहला ऑप्शन तो तीनों महाप्राण है। बाकी के चेक कर लीजिए। ध, त, थ, द, ध चौथे पे आ रहा है, सही है। च, च पहले पे आ गया, पहला अल्प प्राण हो गया, ये ऑप्शन गलत। म, प, फ, ब, भ, म पांचवा आ गया, अल्प प्राण हो गया, गलत। उसके अलावा बढ़िए, डी पे आइए। यह तो पहले पे आ गया ना, यह कहाँ हो गया? अंतस्थ, और अंतस्थ कहाँ गया? अल्प प्राण में गया, तो ये भी नहीं होगा। तो बी और सी और डी नहीं होगा क्योंकि इसमें तीनों नहीं है। ए वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें तीनों ही महाप्राण हैं। समझ में आ रहा है या मैं बस ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में अघोष वर्ण आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से वर्ण हैं जो कि अघोष हैं, ठीक है ना। घोष और अघोष
घोष अघोष कह लीजिए चाहे घोष सघोष कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। मतलब कोई चीज़ कोई शब्द आप बोलें अगर उनमें कंपन हो रहा है तो वो घोष हो गया, सघोष हो गया। अगर कंपन नहीं हो रहा है तो वो अघोष हो गया। तो देखिए अघोष में कौन कौन आता है, ये चीज़ आप याद कर लीजिए। अघोष में आता है किसी भी वर्णमाला का पहला और दूसरा अक्षर, जो वर्णमाला व्यंजन का जो क्रम है तो उसका पहला और दूसरा, ठीक है ना। जैसे क ख ट ठ त थ द सॉरी द नहीं, और च छ, पहला और दूसरा वर्ग जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा तीनों जो स हैं, षटकोण वाला, सलजम वाला और सरौता वाला, तीनों स, तो 13 अघोष वर्णों की संख्या होती है। अघोष वर्ण कितने होते हैं टोटल? 13 होते हैं। तो अब बताइए कि इसमें से कौन सा है अघोष वर्ण? प पहला, हाँ है। घ चौथा हो गया, नहीं है। ब प फ ब तीसरा हो गया, नहीं है। ग क ख ग ग तीसरा हो गया, नहीं है। तो इसमें अघोष वर्ण कौन सा होगा? पहला वाला होगा, प। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा ही है ना। इसके अलावा देखिए आपसे पूछा है निम्न में से घोष या सघोष वर्ण कौन सा है। अब आपको सघोष बताना है। अगर आपने घोष अच्छे तरीके से समझ लिया तो घोष का उल्टा हो जाएगा सघोष। घोष में पहला वर्ण और दूसरा वर्ण था, तो सघोष में तीसरा चौथा पांचवा हो जाएगा, ठीक है ना। घोष में अघोष में अंतस्थ नहीं था, तो सघोष में अंतस्थ यर लव हो जाएगा। अघोष में तीनों स तो थे लेकिन उसमें ह नहीं था उसम का, तो ह जो है वो घोष हो जाएगा। इसके अलावा अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों सघोष होते हैं। इसके अलावा जो 11 की 11 पूरे स्वर हैं वो भी क्या होते हैं? वो भी जो है सघोष होते हैं। तो इस हिसाब से काउंट करेंगे अगर आप तो टोटल 33 वर्ण यानी 33 वर्ण जो हैं वो किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे सघोष में। तो अब ये वर्ण दिया हुआ है, देखिए प पहला है, नहीं ये तो अघोष है। थ त थ दूसरा है, अघोष है। श, अब ये देखिए जो श आया है ऑप्शन नंबर डी में, ये तो ऊष्म है ना। ये तीनों स कहाँ चले जाते हैं? अघोष में चले जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बचा सी, ब प फ ब किस पे गया? तीसरे पे गया, यानी तीसरा वाला सघोष है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि जो न स्वर में काउंट होंगे न व्यंजन में काउंट होंगे उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, याद कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? सघोष भी है और महाप्राण भी है, ठीक है। तो पहले आप फार्मूला याद करिए। सघोष में कौन कौन है? सघोष में है 3 4 5। महाप्राण में कौन है? महाप्राण में है 2 और 4। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 4। तो जो किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण होगा वो सघोष भी होगा और महाप्राण भी होगा। तो चौथा देखिए, क पहला है, नहीं होगा। ठ दूसरा है, नहीं होगा। प पहला है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, झ च छ ज झ, झ से झंडा, झ जो है वो चौथे नंबर पे आता है। अब दोनों में चौथा ही कॉमन है, यानी झ हो जाएगा आपका। ये सघोष भी हो जाएगा और महाप्राण भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रिक लगा के पता कर सकते हैं। बस आपको याद रहे कि सघोष क्या है? 345, महाप्राण क्या है? 24। तो सघोष में 345 4 है और महाप्राण में 24 4 है। 4 कॉमन हो गया, तो चौथे नंबर पे जो आएगा वो सघोष और महाप्राण दोनों होगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अब देखिए, एक होती है हिंदी वर्णमाला और एक होता है हिंदी शब्दकोश। दोनों में अंतर होता है। अंदर क्या होता है? हिंदी जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं छोटा बड़ा से लेके क ख ग घ से लेकर के, तो जो संयुक्त व्यंजन है वो सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, छत्रक ज्ञान पढ़ते हैं। लेकिन जब शब्दकोश बनता है तो शब्दकोश में क्या होता है कि जो संयुक्त व्यंजन हैं वो जिन शब्दों से, जिन वर्णों से बने हैं उन वर्णों के पास ही रखे जाते हैं। अब जैसे छ, तो छ से छत्री किससे मिलके बना है? ये क और श से मिलके बना है। तो जब क में श वर्ण जोड़ा जाएगा तो छ से छत्री बन जाता है। तो इसका स्थान किसके बाद आएगा? क से मिलकर बना है तो इसका स्थान क के बाद आ जाएगा। तो जब शब्दकोश में आप फिट करेंगे तो क और क के बाद ख नहीं रखेंगे, क के बाद रखेंगे छ और फिर उसके बाद रखेंगे ख।
ये होता है। इसी तरीके से त्र बनता है त और र से। तो जब त्र को रखेंगे शब्दकोश में तो किसके बाद रखेंगे? त के बाद रखेंगे। तो त रखेंगे, फिर त्र रखेंगे, तब थ रखेंगे। तो शब्दकोश और वर्णमाला का थोड़ा सा अलग है मामला। ज्ञ से ज्ञानी कैसे बनता है? ज और इया से। तो ज्ञ से ज्ञानी को कहाँ रखेंगे? ज के बगल में रखेंगे। च छ ज झ, च छ ज, और ज के बाद फिर ज्ञ के बाद फिर झ। ये शब्दकोश का पैटर्न हो जाएगा। तो जो संयुक्त व्यंजन हैं वो जिस वर्ण से बनते हैं उस वर्ण के ठीक बाद रखे जाते हैं हिंदी शब्दकोश में। लेकिन हिंदी वर्णमाला में ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में एक व्यवस्थित क्रम में रखना होता है जिससे कि आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सके, तो उसमें बाद में रखे जाते हैं संयुक्त व्यंजन। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? क्वेश्चन कई बार आया है, याद कर लीजिए। इसका ऑप्शन है ल। पार्श्विक ध्वनि ल है। जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तो वह क्या कहलाता है? जूनियर असिस्टेंट में इस तरह की क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन है, द्वित हो जाए, द्वित का मतलब रिपीट हो जाए। जैसे उल्लास, उल्लास, ल 2 बार रिपीट हो गया, एक आधा ल एक पूरा ल, ठीक है ना, उल्लास। तो ये क्या हो गया? द्वित हो गया। तो इन्हें बोलते हैं युग्मक ध्वनियाँ। क्या बोलते हैं? युग्मक ध्वनियाँ। एक बार देख भी लीजिए आप, जब कोई एक ही ध्वनि द्वित हो जाती है वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे दिक्कत, अब दिक्कत में क और क 2 बार आ गया। प्रसन्नता, न और न 2 बार आ गया। तो ये क्या हो जाता है? इसे युग्मक ध्वनि या द्वित ध्वनि हम बोलते हैं, ठीक है ना, रिपीट हो जाना। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल संपृक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, संयुक्त ध्वनि है, द्वित ध्वनि है। एक बार पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट में। संबल, जब दो ध्वनियाँ, जो दो व्यंजन जो हैं आपस में मिलकर के संयुक्त हो जाएं। अब जैसे देखिए यहाँ पर आधा म है और ब है, तो म और ब आपस में संयुक्त हो गए हैं, संबल। ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे ना, स म ब ल, म अलग पढ़ रहे हैं, ब अलग पढ़ रहे हैं, ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं। संबल, म और ब एक साथ हो गए, तो इनको बोलते हैं संपृक्त ध्वनि। क्या बोलेंगे दोस्तों? संपृक्त ध्वनि बोलेंगे। डिफिनीशन देखना है तो देख लीजिए। जब कोई ध्वनि दो अलग अलग व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल शब्द में म और ब दोनों संयुक्त हो गए हैं, अतः यह संपृक्त ध्वनि कही जाएगी, ठीक है ना। और अगर सेम होता, जैसे हो जाता सम्मल, म जहाँ ब है ब की जगह म हो जाता, तो सम्मल, तो म और म रिपीट हो जाता, तब वो द्वित हो, युग्मक ध्वनि हो जाता, द्वित, क्योंकि एक ही वर्ण 2 बार हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 वर्ण अलग अलग है, तो इसलिए संपृक्त और युग्मक में कंफ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित व्यंजन हैं? द्वित युग्मक बताइए। पुनः, दिलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह, दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, दिल्ली में देखिए ल 2 बार रिपीट हो गया, यानी क्या हो गया? द्वित हो गया। द्वित व्यंजन मतलब युग्मक ध्वनि यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो आज ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? आपको थोड़ी सी नॉलेज गेन हुई? आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हुआ या नहीं हुआ? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, 1% भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई पैसा तो लगना नहीं है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ही हमारा जो है गुरु दक्षिणा है, सब्सक्राइब ही हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, कोई दिक्कत आ रही है किसी और सब्जेक्ट में, तो हम जल्दी से उसके बारे में भी लेकर के आएंगे। एग्ज़ाम 27 अगस्त से पहले हम लगभग आपकी सारी चीज़ें, पॉलिटी, हिंदी, साइंस, जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना।